Hello everyone. In this video, I am going to talk about photovoltaic energy conversion. देखिए फोटो का मतलब होता है फोटोन एंड वोल्टाइक मीन्स वोल्टेज. सो फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है? सो फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन एक टाइप का डायरेक्ट प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम करंट या वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. So photovoltaic energy conversion is the direct production of electrical energy in the form of the current and voltage from electromagnetic energy. अब हम जो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से हम वोल्टेज और करंट जनरेट करते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है. सो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है दैट कैन बी द लाइट इंक्लूडिंग द इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट. सो फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन के लिए 4 बेसिक स्टेप्स की हमें नीड होती है, जिसमें पहला प्रोसेस होता है मटेरियल पे लाइट का एब्जॉर्प्शन होना. इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है और उस सेमीकंडक्टर मटेरियल की टॉप सरफेस पर सनलाइट को इंसिडेंट किया जाता है. सो उस केस में क्या होता है कि जब सनलाइट का इंसिडेंस मेटल की सरफेस पर होता है या सेमीकंडक्टर की सरफेस पर होता है तो उस केस में उस लाइट के एब्जॉर्प्शन से कुछ इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का. फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले प्रोसेस की जो हम यहाँ बात कर रहे हैं दैट इज द लाइट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. ये लाइट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या करता है? यह एक ट्रांजिशन क्रिएट करता है मटेरियल में. वो मटेरियल क्या होता है? एब्जॉर्बर. मतलब कि हमारे पास में एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि अगर हमें सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि एक ऐसा मटेरियल होगा जिसकी सरफेस पर सनलाइट डाली जाए तो वो उसको एब्जॉर्ब करे. सो फर्स्ट प्रोसेस इज द लाइट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जिसके कारण से मटेरियल में ट्रांजिशन प्रोसेस होता है और ये ट्रांजिशन होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ. सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं, सो सेकेंड स्टेप needs the conversion of the excited state into at least a free negative and a free positive charge carrier pair. हमने क्या कहा कि सनलाइट तो मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट हो गई है, यानी कि लाइट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गया. सेकेंड स्टेप ये होता है कि जो एक्साइटेशन हुआ था मटेरियल का, एब्जॉर्बर मटेरियल का, उस एक्साइटेशन के कारण अब हमें एटलीस्ट एक फ्री नेगेटिव और एक फ्री पॉजिटिव चार्ज कैरियर का पेयर मिले. सो दिस इज द सेकेंड स्टेप व्हिच इज नीडेड फॉर द फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन. थर्ड प्रोसेस नीड्स अ डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. सो डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में क्या होगा? इट कॉजेज द रिजल्टिंग फ्री नेगेटिव चार्ज कैरियर्स. अब क्या होते हैं कि अभी हमारे सेकेंड स्टेप में जो हमें एक नेगेटिव चार्ज कैरियर और एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर हमें मिला था, उनका जो एक पेयर मिला था, अब हम यहाँ पे थर्ड केस में कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट होता है. मीन्स अब हमारे पास में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है जिसके कारण से ये जो रिजल्टिंग फ्री नेगेटिव चार्ज कैरियर्स थे ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ऑन करते हैं. सो थर्ड स्टेप needs a discriminating transport mechanism which causes the resulting free negative charge carriers to move in one direction, जिसको हम नाम दे सकते हैं कैथोड. और जो रिजल्टिंग दूसरा पॉजिटिव चार्ज कैरियर था, क्योंकि अभी हमने कहा था कि एक पेयर जनरेट होता है जिसमें एक फ्री चार्ज कैरियर, नेगेटिव फ्री पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है और एक फ्री नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है. सो जो हमारा फ्री पॉजिटिव चार्ज कैरियर था वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है जिसको हम कहते हैं दैट विल कॉल दी एनोड. सो इस प्रकार से हमारे पास में जो एनर्जेटिक फोटो जनरेटेड हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फोटॉन्स यानी कि लाइट का क्वांटा क्या होता है? फोटोन. और लाइट हमें यहाँ पे कौन से मिल रही है? सनलाइट से. तो सोलर एनर्जी से हमें जो लाइट मिल रही है उसके जो फोटॉन्स हैं उनके फोटोन का जब हमने एक एब्जॉर्बर मटेरियल पे इंसिडेंस करवाया तो हमें नेगेटिव चार्ज कैरियर और पॉजिटिव चार्ज कैरियर का पेयर मिला था. सो हम यहाँ ये कहते हैं कि जो एनर्जेटिक फोटो जनरेटेड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है जो कि कैथोड की तरफ आ रही हैं, इट रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रॉन व्हिच ट्रेवल थ्रू एन एक्सटर्नल पाथ.
अब क्या करते हैं, ये एक एक्सटर्नल पाथ को फॉलो करते हैं। और वो एक्सटर्नल पाथ क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। सो इस प्रकार से जब ये नेगेटिव चार्ज कैरियर्स एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हैं तो ये अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं ऐसा करते हुए। और ये लॉस कहां पर होता है, इलेक्ट्रिकल लोड के अक्रॉस होता है। और फाइनली ये वापस से सेल के एनोड की तरफ चले जाते हैं। और एनोड पर हर एक इलेक्ट्रॉन रिटर्न करते हुए कंप्लीट्स द फोर्थ स्टेप ऑफ द फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन। तो जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लोड को प्रदान करते हुए एनोड की तरफ लौटता है तो उस रिटर्निंग जर्नी में फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन का फोर्थ स्टेप कंप्लीट होता है, विच इज क्लोजिंग द सर्किल। तो देखिए फोर्थ स्टेप में क्या होता है, कंबाइनिंग विद एंड अराइविंग पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स देयर बाय रिटर्निंग द एब्जॉर्बर टू द ग्राउंड स्टेट। अब अभी तक हमने 3 स्टेप्स की बात की थी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट फोर्थ स्टेप दैट इज नीडेड फॉर द फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन। सो फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरियर था उसका कॉम्बिनेशन होता है और देन इट रिटर्न्स टू द एब्जॉर्बर मटेरियल टू द ग्राउंड स्टेट। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे एक सर्कल पूरा होता है और हमारे 4 स्टेप्स फॉलो करते हुए एक फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो दीज आर दी 4 स्टेप्स विच आर नीडेड फॉर फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन। नाउ आई एम टॉकिंग दैट सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स में क्या होता है कि ये जो एक्साइटेड स्टेट होती है दैट मे बी फोटो जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री होल पेयर। और उस केस में क्या होते हैं, 2 स्टेप्स नेसेसरी होते हैं। सो अब हम ये कहते हैं कि फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस आर मच एफिशिएंट which converts sunlight into the usable electrical energy. So photovoltaic devices मतलब कि ये एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि एफिशिएंटली सनलाइट को यूजेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और हम ऐसे डिवाइसेस को नाम देते हैं सोलर सेल या फिर सोलर फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस। सो अब हम इस यूनिट में मेन बात करेंगे सोलर सेल की, जिन्हें हम सोलर फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस भी कहते हैं, जिनमें फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस होता है। और ये कन्वर्जन प्रोसेस किन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए होता है उनके बारे में भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। सो फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस इफेक्टिवली हम जो डिजाइन करते हैं दैट इट मीन्स फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस कैन बी डिजाइन टू बी इफेक्टिव फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा अदर देन सनलाइट। सो हम इसको इस एग्जांपल के द्वारा देख सकते हैं दैट दीज आर द डिवाइसेस कैन बी डिजाइन टू कन्वर्ट द रेडिएटेड हीट। इट मींस हमारे पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की इंफ्रारेड लाइट होती है उसको हम एक यूजेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें ही हम सोलर सेल या सोलर फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस कहते हैं। सो दीज डिवाइसेस आर टर्म्ड एज द, अगर हम यहाँ पे रेडिएटेड हीट को यूज में ले रहे हैं देन इट विल बी टर्म्ड एज द थर्मल फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस। कुछ और डिवाइसेस भी होते हैं जिनके द्वारा हम डायरेक्टली लाइट को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर दी सम टाइप्स ऑफ द अदर डिवाइसेस जिसके द्वारा हम सनलाइट को, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करें, उनको हम केमिकल एनर्जी में या कुछ और अलग रिएक्शंस में भी हम यूज में ले सकते हैं। दीज आर दी सम अदर पार्ट्स ऑफ दिस electromagnetic spectra. So now I am going to talk about the solar cells and the solar energy conversion. So solar cell क्या करता है, the energy supply for a solar cell is photons coming from the sun. एक solar cell के लिए क्या होता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, तो एक सोलर सेल के लिए सन से आने वाले फोटोन ही उसके लिए एक एनर्जी सप्लाई का काम करते हैं। देखिए हम कहते हैं ना कि किसी भी सेल को हमें ऑपरेट करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो उसी प्रकार से सोलर सेल के लिए सन से आने वाले फोटॉन्स उनके लिए एनर्जी सप्लाई का काम करते हैं। अब ये जो हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब कि हम हमारे सोलर सेल को जो इनपुट दे रहे हैं और ये इनपुट किस फॉर्मेट में है, सन से आने वाले फोटॉन्स मींस सोलर एनर्जी। सो ये जो सोलर एनर्जी होती है यह डिस्ट्रीब्यूट होती है मेनी वेज में, लाइक बहुत सारे वेरिएबल्स पर ये डिपेंड करती है, जैसे कि लैटिट्यूड,
डे का टाइम क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है ओवर अदर डिफरेंट वेवलेंथ, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अलग बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस पॉसिबल होते हैं सोलर स्पेक्ट्रा जिनको हम कहते हैं। हम यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स भी यूज में लेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड एनर्जी सप्लाईज फ्रॉम द सन्स विच आर अवेलेबल एट और ऑन द अर्थ आर प्लॉटेड अगेंस्ट द वेवलेंथ। ये हमारा एक स्पेक्ट्रल रेडिएशन कर्व है जिसमें हमने एक स्पेक्ट्रल रेडिएशन को हमने वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया है। And you can see here that this spectral radiance is in the terms of the watt per meter square per nanometer. So you can see here that एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज में हमें यहाँ स्पेक्ट्रल का मैक्सिमम रेडिएशन हमें यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है। It means it is going to increase up to a particular value of the wavelength and then it is going to decay. So इस फिगर में हमने यहाँ पे वही प्लॉट किया है। फर्दर हमने AM0 के बारे में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। सो यहाँ पे अगर हम AM0 स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो दैट इज बेस्ड ऑन द ASTM स्टैंडर्ड E490 एंड इट इज यूज्ड फॉर द सैटेलाइट एप्लीकेशंस। सो दिस इज ऑल्सो द अनदर टाइप ऑफ द सोलर एनर्जी स्पेक्ट्रा, जिसमें हमने आप यहाँ देख सकते हैं अभी हमने ऊपर तो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर में हमने AM0 के रिस्पेक्ट में देखा था। अब जो ये हमारा सेकंड फिगर है, इस फिगर में हम AM 1.5G डेटा को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसमें हमारे फोटॉन जो है वो पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर 20 नैनोमीटर बैंडविड्थ पर इंसिडेंट हो रहे हैं। सो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम की बात कर सकते हैं, लाइक एयर मास 1.5G स्पेक्ट्रम जो कि हम टेरेस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज में लेते हैं। सिमिलरली AM 1.5D स्पेक्ट्रम जो कि बेस्ड होता है Z173 पे, ये भी टेरेस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, जिसमें डायरेक्ट लाइट की एनर्जी को हम यूज में लेते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप के कुछ स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा है जिनको हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज में लेते हैं। So these standard spectra are needed in solar cell research, development and marketing because the actual spectrum impinging on a cell in operation can vary due to the weather, sun, season, time of the day and location. हमारा कहने का मीनिंग ये है कि अभी हमने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रास देखे थे, ठीक है, बट लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर सोलर सेल की बात करते हैं और उस सोलर सेल पर इंसिडेंट होने वाले स्पेक्ट्रा को देखते हैं तो वो डिफर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा से, क्योंकि कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं जो कि सोलर स्पेक्ट्रा को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि वेदर क्या है, इट मे बी द रेनी वेदर और मे बी द सनी डे, सीजन कौन सा चल रहा है, डे का टाइम क्या है एंड लोकेशन मींस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंगल पर भी यह डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा है और जो हमारे एक्सपेरिमेंटल सोलर सेल है इनकी परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं अदर डिवाइसेस से। So this comparisons can be done even in the laboratory since standard distributions can be duplicated using solar simulators. So अगर हम कह रहे हैं कि हमारे सोलर सेल पे जो टोटल पावर है वो इंसिडेंट हो रहा है, दैट इज अ Pin पर एरिया इम्पिंजिंग ऑन अ सेल, किसी एक पर्टिकुलर फोटोन स्पेक्ट्रम जिसका हम पाई नॉट लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए Pin पावर इम्पिंज हो रहा है सेल पे, then it is the integral of the incoming energy per time area per bandwidth over the entire photon spectrum such that हम यहाँ पे P input रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो P input का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रल with respect to the phi naught lambda hc upon lambda d lambda। यहाँ पर जो हमने phi naught lambda रिप्रेजेंट किया है it is representing the photons time per area per bandwidth and h is the Planck's constant, c is the velocity of light and lambda is the wavelength. So here we are talking for the P input and this is the total power which per area which is impinging on a cell. So हम पावर इनपुट पावर को हम इस प्रकार से Pin के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। रिमेनिंग टर्म सिमिलरली हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर P आउटपुट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So P output will be represented by as product of the J into the V.
सो द इलेक्ट्रिकल पावर पी आउटपुट, हम यहाँ पे एक सोलर सेल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि उसका इनपुट पावर तो हम इस फॉर्मेट में देंगे एंड पी आउटपुट विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जे इनटू द वी। यहाँ पे वोल्टेज V है, अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल पर वोल्टेज V ऑपरेट कर रहे हैं उसके द्वारा जो करंट I डिलीवर किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में इनकमिंग सोलर पावर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द करंट I टाइम्स V डिवाइडेड बाय द सोलर एरिया। सो अब हम यहाँ पे अगर हम करंट डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं J एंड विच इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया विच इज डिवाइडेड बाय द सेल एरिया। सो यहाँ से हम P आउटपुट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन इट विल बी गिवन इक्वल टू दी J इनटू दी V। सो अब हम यहाँ पे JV का हम एक कर्व प्लॉट कर सकते हैं। JV हम यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में हम JV कैरेक्टरिस्टिक का एक सोलर सेल के लिए हम प्लॉट करेंगे। सो अ प्लॉट ऑफ द पॉसिबल JV ऑपरेटिंग पॉइंट्स दैट इज नोन एज द JV कैरेक्टरिस्टिक्स। एक सोलर सेल का JV कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। अब हम उसको यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। सो देखिए ये हमारा, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा एक टिपिकल सोलर सेल का डायग्राम है। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम जो मेन बात कर रहे थे फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन की, वो प्रोसेस किस टाइप से होता है। तो हमें यहाँ पे फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन के लिए एक डिवाइस चाहिए होता है और उस डिवाइस को हम कहते हैं सोलर सेल एंड दिस फिगर इज रिप्रेजेंटिंग अ टिपिकल सोलर सेल। अब इस सोलर सेल में क्या होता है कि सनलाइट इंसिडेंट होती है और सनलाइट इंसिडेंट होने का मतलब है कि सनलाइट का जो फोटॉन्स होते हैं उनका इस सोलर सेल की सरफेस पर इम्पिंजमेंट होता है और दैट प्रोड्यूसेस द करंट फॉलोइंग द 4 स्टेप्स which are needed for the photovoltaic energy conversion। सो ये हमारा एक सोलर सेल है और आगे जैसा कि अभी मैं बात कर रही थी कि अगर हमें यहाँ पे P आउटपुट मेंशन करना है, यानी कि ये जो हमारा सोलर सेल है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ऊपर 3 पॉइंटर्स के द्वारा h न्यू लिखा है। यहाँ पर ये जो है ये सनलाइट को इंसिडेंस को बता रहा है, यानी कि हमारे सोलर सेल की टॉप लेयर पे ये सनलाइट इंसिडेंट हो रही है और इस सनलाइट के इंसिडेंट से हमारे पास में फर्दर इस सोलर सेल में अलग अलग डिफरेंट टाइप के लेयर्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड होता है, बेस लेयर होता है, टॉप लेयर होता है, इलेक्ट्रोड होता है, सम कोटिंग इज देयर। सो इन लेयर्स के अक्रॉस यहाँ पे हमें करंट जनरेशन देखने को मिलता है। सो अब हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि अगर हमें सोलर सेल के लिए P इनपुट बताना था तो हमने उसका फॉर्मूला दिया था फाई नॉट लैम्डा की टर्म में, बट व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट द P आउटपुट देन इट विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ द करंट डेंसिटी और उसके लिए हमने यहाँ पे करंट डेंसिटी का ग्राफ प्लॉट किया है। सो दिस इज द करंट डेंसिटी वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोटोवोल्टाइक स्ट्रक्चर। करंट डेंसिटी जिसको हम J से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट जस्ट द करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द सेल एंड दैट इज अंडर द इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मीनिंग ये होता है कि हम सोलर सेल पर सनलाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। सो द फिगर 1.3 is showing the current density voltage characteristics of the photovoltaic structure under the illumination। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा वोल्टेज डेवलप्ड है V, that is taken on the x-axis and current density J is taken on the y-axis। Here we are having 3 different points. You can see here that we are having 3 different points like JSC. JSC means short circuit current density. So you can see here this is the short circuit current density and that is the another one term, that is the open circuit voltage, that is the VOC. These are the terms, that this is the VOC and this is the JSC, short circuit current density। Further यहाँ पे हमारे पास में एक मैक्सिमम पावर पॉइंट हमें देखने को मिलता है, दिस मैक्सिमम पावर पॉइंट जिसमें हमें लार्जेस्ट JV प्रोडक्ट मिलता है। देखिए अभी हमने कहा था कि अगर हमें एक पर्टिकुलर सोलर सेल के लिए P आउटपुट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा J into the V, where J is the current density। सो अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम पावर पॉइंट की बात करते हैं, सो देन इट विल बी द लार्जेस्ट JV प्रोडक्ट एंड दिस विल बी एट दिस पॉइंट। सो हम यहाँ पे अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट पे J की वैल्यू मैक्सिमम होगी जिसको हम JMP लिखेंगे एंड V विल बी इक्वल टू दी VMP।
अगर हमें यहाँ पे सोलर सेल की डिवाइस एफिशिएंसी को बात करनी है तो डिवाइस एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं नीटा से, एंड इट विल बी गिवन बाय the JMP VMP divided by the PN, where PN is the incoming power per area. अभी हमने ऊपर देखा था that this was the PN and we were talking about the P output that is equal to the JV. Further हमने यहाँ पे JV characteristic curve plot किया है. So the quantity P output has its best value at the maximum power point labeled by the current density JMP and the voltage VMP on the light JV characteristics. ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था. ये जो हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट्स थे ये हमें मैक्सिमम करंट डेंसिटी वोल्टेज प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं, और इस प्रकार से हमें बेस्ट थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी एक फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस, जो कि एक सेल की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए नीटर का फॉर्मूला हम देंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू द JMP मल्टीप्लाइड बाय BMP डिवाइडेड बाय P इनपुट. दैट हम यहाँ ये कहते हैं कि अगर हमारा जो सोलर सेल है दैट इज कलेक्टिंग द लाइट ओवर द लार्जर एरिया देन दैट जनरेटिंग द करंट. देखिए फर्दर जब हम बात करेंगे सोलर सेल के तो कुछ कंसंट्रेटर्स लगा दिए जाते हैं सोलर सेल के ऊपर, और इन कंसंट्रेटर का काम क्या होता है कि हमें सनलाइट से जो लाइट मिल रही है वो उनको क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, और फिर उस कंसंट्रेटेड लाइट को हम सोलर सेल डिवाइस पर इंसिडेंट करते हैं. जिससे क्या होता है कि लार्जर एरिया पे हमारी लाइट इंसिडेंट होती है और हमारे सर्किट की एफिशिएंसी, हमारे डिवाइस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है. सो इन दैट केस an expression for the device efficiency neta will be replaced by this formula. So when we talk for the cell which is collecting the light over the larger area then that generating the current, then expression for the efficiency will be written as equal to the AS upon AC multiplied by JMP VMP divided by P input. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दो नई टर्म इंट्रोड्यूस की है, दैट इज द AS एंड AC. सो AS यहाँ पर है सोलर सेल एरिया विच इज जनरेटिंग द करंट, एंड AC इज द एरिया विच इज कलेक्टिंग द फोटॉन्स. और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेटर सोलर सेल्स की, सो इन कंसंट्रेटर सोलर सेल्स का मेन एडवांटेज ये होता है दैट it makes us able to harvest more incoming solar power with a given cell size. कि हमें उसी साइज के सोलर सेल के द्वारा हमें ज्यादा सोलर पावर हार्वेस्ट यानी कि जनरेट कर सकते हैं. So you can see here कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आइडियली शेप्ड JV कैरेक्टरिस्टिक्स की, देन उस केस में देन इट विल बी द रेक्टेंगुलर, और हमें उस केस में कांस्टेंट करंट डेंसिटी JS से मिलेगी अंटिल द वैल्यू ऑफ द ओपन सर्किट वोल्टेज VOC. सो अब हम यहाँ पे नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज द फिल फैक्टर, अ टर्म विच इज कॉल्ड द फिल फैक्टर, जिसको हम लिखते हैं FF. ये जो टर्म होती है दैट इज इन्वेंटेड टू मेजर हाउ क्लोज अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक इज टू कन्फर्मिंग टू द आइडियल रेक्टेंगुलर JV शेप. मतलब इसका फिल फैक्टर का मीनिंग ये होता है कि इसके द्वारा हम यह नाप सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक कब आ रहा है वो आइडियल रेक्टेंगुलर JV शेप को कितना कंफर्म कर रहा है. एक सोलर सेल डिवाइस के लिए फिल फैक्टर का फॉर्मूला लिखा जाता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल FF which will be equal to the JMP VMP divided by JSC VOC. By the definition, FF will always be much less than or equal to the 1. So this was all about जिसमें हमने एक सोलर सेल के लिए फंडामेंटल डेफिनेशंस और उसके फंडामेंटल वर्किंग के बारे में हमने बात की थी. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सोलर सेल एप्लीकेशंस. ये सोलर सेल्स को हम यूज में कहाँ लेते हैं.
So solar photovoltaic energy conversion is used today for both space and terrestrial energy generation. स्पेस में और टेरेस्ट्रियल एरिया में एनर्जी जनरेशन के लिए टुडे टाइम में हम फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस का यूज में ले रहे हैं, और हम इनकी सक्सेस इसी टर्म से देख सकते हैं कि हम इनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में, वाइल आइदर दे कुड बी अ मैन्ड और अनमैन्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन, उन दोनों में हम सोलर सेल डिवाइसेस का यूज में ले रहे हैं। और अगर हम अर्थ पर बात करते हैं तो अर्थ पर भी सोलर सेल्स का हम एक बड़े लार्ज स्केल पर हम इनको यूज में ले रहे हैं एज द ग्रिड टू पावरिंग द इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस। सो ये हमारा एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, साथ ही साथ एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल है, और as long as 120 years ago, visionaries looking through the soot and smoke of the early industrializing world saw the need for a renewable and environmentally acceptable energy source. So 120 साल पहले ही आज एज्यूम कर लिया गया था कि प्रेजेंट टाइम में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से हमारे पास में एनर्जी सोर्सेज की कमी होगी, एंड डेफिनेटली वी विल बी लुकिंग फॉर द some new demand of the energy which could be only fulfilled by the renewable energy sources, and that will be the environmentally acceptable energy source like solar energy. So सबसे पहले अगर हम प्रीवियसली बात करते हैं तो 1891 में एपलयार्ड फॉर्सॉ ने कहा था, The blast vision of the sun, no longer pouring his energies unrequited into space, but by means of photoelectric cells and thermopiles, these powers gathered into electrical storehouses to the total extinction of steam engines and the utter repression of smoke. ये जो अभी हमने बात करी है एपलयार्ड फॉर्सॉ की, इन्होंने 1891 में ही फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में मेंशन कर दिया था। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो ये एनर्जी कन्वर्जन अप्रोच सबसे पहले 1839 में बैकेरल की डिस्कवरी, जिसमें उन्होंने फोटोवोल्टाइक एक्शन को डिस्कवर किया था, वहां से अप्रोच हुई थी। फर्दर जो हम बात कर रहे हैं कि सोलर सेल्स का टेरेस्ट्रियल फील्ड में जो हम यूज ले रहे हैं उसको और इनहेंस करने के लिए, इट मीन्स उनकी एनर्जी एफिशिएंसी को इनहेंस करने के लिए फर्दर रिसर्च इज गोइंग ऑन इन ऑर्डर टू इंक्रीज मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि जब हम बहुत सारे सोलर सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं तो उनकी लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए, साथ ही उनके कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, उनके इंस्टॉलेशन में जो खर्चा आता है उसको कम करने के लिए, एंड टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ दीज मैन्युफैक्चरिंग एंड डिप्लॉइंग द सोलर सेल्स। तो फाइनल हम ये कह सकते हैं कि एक सोलर सेल की ट्रू कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए गुड रिसर्च इज गोइंग स्टिल ऑन। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक सोलर सेल के लिए अगर हम कहते हैं तो उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज अ फिगर ऑफ मेरिट। सो फिगर ऑफ मेरिट इट मीन्स एनर्जी कन्वर्जन विच इज डिवाइडेड बाय द ट्रू कॉस्ट इनटू इट्स लाइफ टाइम। So this is all taken courtesy from the solar cell devices by the Stephen Funash. So आज के इस वीडियो में हमने बात करी है फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन के बारे में, और उसके लिए हमें क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, एंड सम स्पेक्ट्रा फॉर द जेवी, यानी कि जेवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच।